वेलकम टू फिजिक्स अबोर्ड। रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में डील करेंगे एंगुलर मोमेंटम और उससे जुड़े हुए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को। लेट्स स्टार्ट नाउ। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल लेटर से डिनोट करते हैं और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो स्मॉल लेटर एल का हो या कैपिटल लेटर हो, उससे आप इसे डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले आइए थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। जब ट्रांसलेशन मोशन आप देखते थे तो ट्रांसलेशन मोशन में आपने देखा था कि ये लीनियर मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का भी, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट or any rigid body is moving on a straight line path। और अगर कोई rigid body straight line path पर मूव कर रहा होता है तो उसके सारे पार्टिकल्स भी एक straight line में मूव कर रहे होते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक पार्टिकल ऑफ मास m ये एक straight line में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। इज दैट ओके? ट्रांसलेशन के बारे में और रोटेशन के बारे में इनिशियल लेक्चर्स में ही हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल ऑफ मास m क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। चूँकि ये लीनियर मोशन है तो यहाँ जो मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम होता है, जिसको सिंपली आप मोमेंटम भी कहते हैं, और इसे p लेटर कैपिटल या स्मॉल से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम यहाँ पर जो इस लीनियर मोशन के कारण होगा उसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। इज दैट ओके? अब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस मोमेंटम को, ठीक है, फॉर दिस पार्टिकल ऑफ मास m, तो ये देखिए dp अपॉन dt इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। नाउ dv अपॉन dt आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है। तो अब ये इक्वेशन देखिए, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी ऑब्जेक्ट। ऐसे समझना था आपको कि अगर ये पार्टिकल ऑफ मास m, इस पर फोर्स लग रहा है, कई सारा फोर्स लग रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, नेट या रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो ये नेट फोर्स क्या कर रहा है, वो चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, यानी इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज कर दे रहा है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इज m इंटू ए। ये m इंटू ए किसके बराबर हो जाता है, ये m इंटू ए नेट फोर्स के बराबर होगा यहाँ इस पार्टिकल के केस में, जहाँ पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उसका आप एक नेट फोर्स निकालते हैं। दैट इज इक्वल टू dp अपॉन dt। मीन्स क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स के कारण, ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, there is a change in the linear momentum। तो दो चीज़ आपने देखा, एक तो ये लीनियर मोमेंटम देख लिया और दूसरा चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके कारण हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड अपॉन द पार्टिकल ऑफ मास m। ये इतने के बराबर हो गया, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन द लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एक रोटेशनल एनालॉग के थ्रू आपको एंगुलर मोमेंटम समझना है। यहाँ पर क्या था, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण लीनियर मोमेंटम था। इज दैट ओके? मान लीजिए यही पार्टिकल किसी रिजिड बॉडी का, जिसका मोमेंटम कितना है, mv है, कभी चलते हुए
किसी पॉइंट ए पर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पहुंच गया। ठीक है, देख लीजिए, यही वेलोसिटी और यही मास m। ठीक है, वेलोसिटी ये देख लीजिए mv, किसी पॉइंट ए पर पहुंच गया किसी टाइम पर। ठीक है, अब अगर किसी दूसरे पॉइंट से, जहां से इस पॉइंट ए का क्या है, पोजीशन वेक्टर r है, और मान लेते हैं ये पॉइंट o है, देन आप जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे इस मास के लिए, ऑलरेडी आपको पता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, mv, ये लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर इस केस में जब पार्टिकल पॉइंट ए पर चलते हुए पहुंच गया है, उस वक्त जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे इस दिए हुए पार्टिकल ऑफ मास m का, द एंगुलर मोमेंटम L of particle of mass m at point A, यहाँ पर किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट ए, सिर्फ समझने के लिए ये पॉइंट हमने लिया है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट ए, और ओरिजिन क्या है उसकी, अबाउट द ओरिजिन O इज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस एंगुलर मोमेंटम को, दैट इज L इज इक्वल टू, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, और इसको समटाइम्स रेडियस वेक्टर भी कहते हैं जब आप रेडियस के फॉर्म में ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करेंगे तब। देन दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p, यही हमारा एंगुलर मोमेंटम है। समझ जाइए कि वही पार्टिकल जिसको आपने यहाँ पर कंसीडर किया था, कभी वो पॉइंट ए पर पहुँच जाए, उस वक्त आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसके अबाउट दिस ओरिजिन, जहाँ से इस पार्टिकल का ऑफ मास m जो कि पॉइंट ए पर है उसका पोजीशन वेक्टर r है, और उस वक्त उस पार्टिकल का जब वो पॉइंट ए पर है तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना है, mv है। देन द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट A अबाउट द ओरिजिन O इज L इज इक्वल टू r क्रॉस p। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट दिस ओरिजिन। चूंकि रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हमें समझना होता है। ठीक है, तो अभी आपने किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है, लेकिन जब एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात होगी तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग भी एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट निकालना होगा, जैसे कि टॉर्क के केस में भी किए थे। आइए अब इस एंगुलर मोमेंटम की डिटेल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप इस दिए हुए रिलेशन को एक्सपेंड करके देखेंगे, अभी जो दिया हुआ है दिस पोजीशन वेक्टर क्रॉस दिस लीनियर मोमेंटम, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसे लिखते हैं तो दिस इज आर पी साइन ऑफ एनी एंगल, थीटा फाई जो भी आपको मानना है वो मान लें। और अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, साइन ऑफ द गिवन एंगल, एंड एक आपको यूनिट वेक्टर लगानी होगी जिसके थ्रू आपको डायरेक्शन का पता करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ले लिया है, दैट इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अगर इसे जस्ट ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड को इतना नोटेशन के थ्रू नहीं लिख के सिंपली एल लिख दें, तो दिस एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब ये देखिए, क्या आर साइन थीटा को एक साथ आप लिख सकते हैं और पी को अलग? तो ये आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर इनटू पी,
लीनियर मोमेंटम। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर और ये पी साइन थीटा। इन दैट केस ये क्या हो जाएगा आर और ये हो जाएगा पी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ऐसा टॉर्क में हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा हुआ है। अब इसी केस में देखने और समझने की कोशिश कीजिए। ये पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है, इज दैट ओके? इसको अगर एक्सटेंड कर लें आगे की तरफ तो देखिए वेलोसिटी या मोमेंटम वाले जो लाइन है उसके साथ मान लेते हैं इसका एंगल थीटा बन रहा है। इज दैट ओके? यही हमारा एंगल लेने का तरीका है। अब ये मोमेंटम वाला जो डायरेक्शन है उस लाइन के पैरेलली एक लाइन अगर यहाँ पर हम ले लें, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये लाइन ओ ए आर है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो ये कंपोनेंट मान लेते हैं यहाँ पर, ये ए है, इसे ए डैश मान लेते हैं। तो इस आर का ओ ए डैश के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इस आर का कंपोनेंट ए ए डैश के अलोंग कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है आर परपेंडिकुलर। देखिए अब क्लियरली फिगर से आपको समझ में आ गया है कि आर साइन थीटा इज आर परपेंडिकुलर। ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसके लिए वो भी समझ लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। देखिए वेलोसिटी ऐसे है और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, तो आर साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी v, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन ओ। ठीक है, ओरिजिन ओ से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइन ऐसे जा रही है और जो वेलोसिटी है वो भी इस दिए हुए कंपोनेंट के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस लाइन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। देयरफॉर आर क्या है, यहाँ पर आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम द ओरिजिन। तो बहुत क्लियरली आपको ये बात अपने दिमाग में बसा के रखनी है कि इस दिए हुए रिलेशन की मीनिंग क्या क्या हो सकती है। एक मीनिंग तो ऑलरेडी मैंने ये वाले आपको क्लियर कर दी है। आइए इसको भी समझ लें, इसी फिगर को यहाँ पर छोटा सा मैं बना दूँ आपके लिए। ये रहा पोजीशन वेक्टर और ये पॉइंट ए और ये वेलोसिटी, मीन्स यहाँ पर मोमेंटम p। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर r। अब आपको मालूम है कि ये जो है एंगल बना रहा है कितना, थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है और ये p है, तो इसी लाइन के अलोंग ये कितना हो गया, p cos थीटा। और ठीक इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, p sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, चूंकि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, p साइन थीटा हो गया। उस केस में आप देखिए ये लिख रहे हैं आप L इज इक्वल टू R और ये कितना, p साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू R एंड p परपेंडिकुलर। एग्जैक्ट इस जो पोजीशन वेक्टर है उस पर ये लाइन क्या है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था टॉर्क में भी। सेम उसी तरह आपको इस चीज़ को यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि या तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर लेते हैं या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन लीनियर मोमेंटम लेते हैं। अब रहा डायरेक्शन पता करने का तरीका, तो क्लियर है, जो वेक्टर के स्क्रू रूल का या राइट हैंड रूल का आप इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल वेक्टर के डायरेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं कि फर्स्ट फिंगर से सेकेंड फिंगर की तरफ जाना है। ठीक है,
ये आपका रहा इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, और फर्स्ट फिंगर से सेकंड फिंगर की तरफ जाइए, और फर्स्ट फिंगर से जब सेकंड फिंगर की तरफ जाइएगा तो किस एंगल को चुनना है, स्मॉलर एंगल के थ्रू आपको जाना है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो ये थंब क्या होगा, प्लेन से बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस केस में देखिए, या फिर ये वाला रूल यूज कीजिए, अपने सारे फिंगर्स को आर के डायरेक्शन में रखिए, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ऑर्डर पहले आर आ रहा है तो पहले आर ही रहेगा, पोजीशन वेक्टर ही रहेगा। तो आप ऐसे लेकर गए और देखिए वेलोसिटी इधर जा रही है तो ऐसे, मीन्स ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो प्लेन के अंदर जा रहा होगा क्या, आपका ये थंब। यानी अगर इस दिए हुए बोर्ड के प्लेन में पोजीशन वेक्टर भी है और मोमेंटम भी है, तो जो डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का, अगर ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर? सो सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे टॉर्क के डायरेक्शन के लिए आपने राइट हैंड रूल का यूज किया था, राइट हैंड जो रूल है उसको समझा था, उसी तरह यहाँ एंगुलर मोमेंटम में भी आपको कर लेना है। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का केस। अब आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ समझ के रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो मैंने डिफिनेशन भी दे दिया है, दैट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, कहाँ से, उस दिए हुए पार्टिकल का ओरिजिन से, इनटू मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम लेते हैं। तो अब आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है। आइए इस रिलेशन को और थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझते हैं। ये रिलेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आर क्रॉस पी है तो आप देखिए आर और पी का वैल्यू कितना है, एम वी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम एक कांस्टेंट है, उसे बाहर लेकर चले आइए, आर क्रॉस वी। ठीक है, तो इस दिए हुए रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका भी जो डायरेक्शन है, आप फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर आप चलेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल, और राइट हैंड रूल का यूज करेंगे और आसानी से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। सो या तो मोमेंटम आपको पता हो या दिए हुए पार्टिकल की वेलोसिटी पता हो, दोनों ही केस में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब आइए, ये तो मानकर चलिए एक पार्टिकल के लिए आपने किया, लेकिन बहुत बार क्या होता है, रिजिड बॉडी आप लेते हैं और उसमें ऐसे न जाने कितने ith पार्टिकल होते हैं, मतलब ढेर सारे, फ्रॉम 1 to n। तो ऐसे केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का आपको लेना होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम इस केस में, टोटल एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं, उसको कैपिटल L से डिनोट कर देते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू द वेक्टर सम, इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ all the angular momenta of the particles, each and every particles कहने का मतलब जितने भी particles हैं उन सब का। therefore ये कैसे लिखा जाएगा, ये total angular momentum of a rigid body is equal to sigma I is equal to 1 to n, और ये Li। अगर स्मॉल एल से पार्टिकल, एक पार्टिकल का आप डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, जिसको ऐसे डिनोट आप कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द ओरिजिन आपने देख लिया था, लेकिन एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी देख लीजिए। ऑलरेडी टॉर्क के केस में मैंने ये बताया हुआ है, बट फिर से यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कोई पार्टिकल किसी टाइम में पॉइंट ए पर है और वहाँ उसकी वेलोसिटी v है, अगर मास m है तो इसका लीनियर मोमेंटम mv हो गया। ये पोजीशन वेक्टर है और ये ओरिजिन है या पिवोट पॉइंट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पिवोट पॉइंट से एक एक्सिस क्रॉस कर रही हो, ये भी पॉसिबल है। तो आपका रिलेशन जो एंगुलर मोमेंटम का है वो आपने कुछ ऐसा लिखा r क्रॉस p, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करके r क्रॉस v भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ आपको मूव करना है, तब जाके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो r क्रॉस p, आप देखिए ये r और ये p, तो यहाँ से क्या होगा एग्जैक्टली अगर ये इस प्लेन में है, कौन r और p किस प्लेन में है, मान लेते हैं कि इस ग्रीन बोर्ड के प्लेन में है और इसे हम x और y प्लेन कह देते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है ग्रीन बोर्ड का भी। तो ये क्या हो गया, अगर ये r और p अगर इसी प्लेन में है तो जब हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालेंगे तो देखिए ऐसे जाना पड़ रहा है हमें, तो ये क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम z एक्सिस की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है चूंकि, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है प्लेन के अंदर जाना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया z एक्सिस, मतलब अगर ये हमारा जो चौक है अगर वो हम यहाँ पर इस प्लेन के अंदर रखें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, चौक अंदर की तरफ बोर्ड से जा रहा होगा, तो वो z एक्सिस का डायरेक्शन हमें दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों r और p इस प्लेन में ना होकर प्लेन से थोड़ा सा एग्जैक्टली इस प्लेन में ना होकर प्लेन से थोड़ा बाहर की तरफ हो, तो ज़रूरी है कि ये एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि थोड़ा सा टिल्ट होकर एंगल बना लेगा। ठीक है, और वो एंगल हो सकता है कि मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो r क्रॉस p कुछ इस तरह से ऐसे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली z की डायरेक्शन में पूरी तरह से चला जाएगा, यहाँ पर यही हमारा z का डायरेक्शन है अगर ये xy का प्लेन है तो वो क्या होगा, एक एंगल बना लेगा, कौन, ये जो आपने एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकाला है, मैग्नीट्यूड तो आपको इसके थ्रू पता चल ही गया है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये z और z डैश है, तो उस केस में जब आप ये एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं जो कि एग्जैक्टली xy प्लेन में नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मान लीजिए r ज़रूरी है कि इसी प्लेन में हो लेकिन f थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा z की तरफ उठा हुआ हो। ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल जब आप बात करेंगे तब आप ये देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, वो कुछ इस तरह का एंगल बना रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। तो अब क्या होगा, आपको एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p जो है आपका, इस r क्रॉस p का कंपोनेंट आपको लिखना है किसके डायरेक्शन में, यू हैव टू राइट द कंपोनेंट of r cross p in the direction of axis of rotation। ऑलरेडी टॉर्क के केस में ये चीज़ मैंने बताई हुई है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लिखना है, आपको मालूम है जिस एक्सिस के साथ एंगल जुड़ा होता है जब उधर कंपोनेंट लिखते हैं तो वो कितने के बराबर हो जाता है, दैट इज r क्रॉस p cos थीटा। यही चीज़ टॉर्क में भी बताई थी, वहाँ पर बताया था r क्रॉस f cos थीटा। ये बात थोड़ी सी अटपटी या समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है कि कैसे ये एंगल बन जाएगा, क्योंकि बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई प्लेन या कोई मतलब 2 एक्सिस के अलोंग ही है ये बोर्ड, इसलिए थोड़ा सा ऐसा फील होता है। अगर 3 डायमेंशनल फिगर हो तो आसानी से आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर इस केस में एंगुलर मोमेंटम के केस में ये जो mv है वो थोड़ा सा प्लेन से बाहर हो,
बोर्ड के प्लेन से बाहर हो या अंदर प्लेन में ना हो के अलग हो, तो एक्सिस जो एंगुलर मोमेंटम का फाइनल रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करते हुए निकल जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा होगा तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसका कंपोनेंट लेना होगा और वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r क्रॉस p cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, समझते हैं, निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर द रिजिड बॉडी। लेट्स सी नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल दोनों तरह का आप ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ रिजिड बॉडी के नाम से लेकर चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेकर पहले ही आपको उसकी मीनिंग क्लियर कर दी और उसके कंपोनेंट की। मान लीजिए अब एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी का, मान लीजिए वो किसी शेप में है, नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है, मैंने सिमेट्रिकल जानबूझकर नहीं लिया है। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे होकर क्रॉस कर रहा है और आप इसे ये रोटेट कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसका हर एक पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का क्या होगा, एक सर्कल में रोटेट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि वो कोई एक पार्टिकल हम ऐसा ले रहे हैं जिसका सेंटर एग्जैक्टली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा, ये एक सर्कल में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल जो अभी हमने आइथ पार्टिकल कोई लिया है, ठीक है, ये आइथ पार्टिकल, ठीक है, जिसका मास mi है, ये हमने लिया, और जिसकी रेडियस क्या है, ri है। हमने क्या किया है, ये सेंटर जो इस पार्टिकल के सर्कल का जो सेंटर है उसको कहाँ ले लिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, सो दैट के सिचुएशन को समझना हमारे लिए इजी हो जाए। ऐसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है और नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल हमने ये बॉडी लिया है। इज दैट ओके? अब आप जानते हैं कि जब ये मूव करेगा, देखिए ये टॉप व्यू आपको उस पार्टिकल का मैं दिखा रहा हूँ, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो बोर्ड से बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, और अंदर की तरफ सीधे परपेंडिकुलर जा रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, और इस पार्टिकल का, आइथ पार्टिकल का मास mi हो गया, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो इसकी एक वेलोसिटी भी होगी, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, और वो क्या होगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी इस दिए हुए रेडियस पर। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। अब आइए, चूंकि आइथ पार्टिकल है उसको जनरलाइज करना है आपको, तो एंगुलर मोमेंटम जब लिखेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है, एसिमेट्रिकल रिजिड बॉडी आपने लिया है यहां पर, ओके, तो आप लिखेंगे सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to m ri, चूंकि सारे पार्टिकल्स की रेडियस अलग अलग है, क्रॉस pi, ठीक। अब आप जानते हैं कि pi इज इक्वल टू mi vi होगा, ठीक है, और v के बारे में भी खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये रिलेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, r ओमेगा, ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है और ये रेडियस अलग अलग है सारी पार्टिकल्स के लिए, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये सर्कल जो है वो अलग अलग साइजेस का है ड्यू टू इट्स रेडियस। तो vi किस पे डिपेंड करता है, ri पे, चूंकि हर एक पार्टिकल्स लॉक्ड है रिजिड बॉडी में, उनकी डिस्टेंसेस फिक्स्ड हैं, अगर कोई भी एक मूव करता है तो ठीक उसी दिए हुए टाइम इंटरवल में सभी उतने एंगल से मूव कर जाते हैं, देयरफॉर vi क्या है, प्रोपोर्शनल टू ri है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ आप पुट कर लें, जब आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m ri क्रॉस, और ये mi vi, इज दैट ओके? ठीक है, मैंने वेक्टर ये नहीं लिया है, आप सब में दिखा दें। नाउ क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू 1 to m, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है,
और ये आर आई क्रॉस वी आई। अब देखिए आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई और ये आर आई वी आई साइन थीटा। इज दैट ओके? अभी ध्यान रखिएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से क्रॉस कर रहा है आपका, इस सेंटर से। और जब ऐसा लिखते हैं तो कोई ना कोई आपको एक यूनिट वेक्टर लगाना है सो दैट कि वो डायरेक्शन आपको पता चल जाए। अब देखिए तो फॉर दिस पार्टिकल ऑफ मास एम आई वेलोसिटी कितनी वी आई और उनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री कितना 1 के बराबर। देयरफॉर ये कितना हो गया अब सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। इज दैट ओके? एम आई और ये 90 डिग्री 1 कितना हो गया आर आई वी आई और ये n। ठीक है, ये सिर्फ मैंने जानबूझ के डायरेक्शन के लिए लगाया हुआ है अब तक। ठीक है, चूँकि मैग्नीट्यूड में आपने अलग कर लिया है सबको और इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसे लिख लिया है। अब आइए वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा यहाँ पुट कीजिए अब। ठीक है, ये अब मैं पुट कर दे रहा हूँ। L इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई एंड वी आई के लिए आर आई ओमेगा। ओमेगा ही यहाँ पर वेक्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या करेंगे R से V की तरफ जाएंगे फॉर द गिवन एंगल और फिर आप क्या करेंगे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकाल लेंगे। और ओमेगा एक एंगुलर क्या है वेलोसिटी है, तो उसका भी डायरेक्शन आपको पता होगा। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर के थ्रू आप डायरेक्शन निकालिए। यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आ गई है और वो है एंगुलर वेलोसिटी। मैंने इसी पर वेक्टर डाल दिया है सो दैट के अब ये कंप्लीटनेस लगने लगे कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है और इस साइड एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है। मैंने n को हटा लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर और ये ओमेगा। ठीक है, ये जो टर्म है ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है, क्लियर है, हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, तो ये जो कांस्टेंट है उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देयरफॉर अब L कितना आ गया आई ओमेगा के बराबर आ गया। इज दैट ओके? अब कहिएगा कि एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल क्या फर्क पड़ता है। अगर रिजिड बॉडी एसिमेट्रिकल है तो L और ओमेगा का डायरेक्शन एक ही हो ये जरूरी नहीं है। डायरेक्शन इज सेम ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एसिमेट्रिकल रिजिड बॉडी है तो डायरेक्शन सेम नहीं होता है। डायरेक्शन इज नॉट सेम। यहीं पर मैं लिख देता हूं किसका एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं होता है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, इफ द रिजिड बॉडी इज सिमेट्रिकल, रिजिड बॉडी इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है L एंड ओमेगा का डायरेक्शन सेम हो जाता है। यही फर्क है एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में। तो अगर डायरेक्शन सेम हो जाता है तो हम उस केस में आसानी से विद द वेक्टर कि जिधर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है उधर ही ओमेगा का भी डायरेक्शन है, तो वेक्टर के साथ हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर एसिमेट्रिकल है तो ये वेक्टर के साथ हम नहीं लिख पाते हैं, तब सिर्फ क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों रिजिड बॉडीज के लिए मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल है तो वही डायरेक्शन चूंकि सेम नहीं होता है एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में, किसका एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं होता है, इसलिए इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखना सही नहीं है वहां पर। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल्स आ जाएगा और एंगल्स जैसे ही इन्वॉल्व होगा तो सेम डायरेक्शन होगा नहीं, फिर आपको कंपोनेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो
ओमेगा का और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम हो जाता है, फिर आप इस वेक्टर के साथ लिखेंगे। सेम का मतलब है कि पैरेलल हो गया, और पैरेलल का मतलब हो गया 0 डिग्री एंगल। अब आपको फिर एक चीज़ और समझा दें कि यहाँ पर आपने जो निकाला अबाउट द ओरिजिन निकाला था, तो अबाउट द ओरिजिन देखिए आर क्रॉस वी आई, यानी इस सेंटर के अक्रॉस निकाला था। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ भी देख लीजिए ऐसे, अगर ये वी आई है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टेंजेंशियल टू दिस रेडियस, तो ये आपने निकाला। तो ये किधर जा रहा है, इस प्लेन में। अगर ये प्लेन में है तो ये प्लेन से बाहर जा रहा है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। क्यों, कारण एकदम क्लियर समझ लीजिए। अभी आपने आर क्रॉस वी आई किसके अलोंग निकाला, इस सेंटर के अलोंग निकाला। तो सेंटर के अबाउट जब निकाला तो ये देखिए एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली इस प्लेन के किधर हो गया, बाहर हो गया। या अगर ऐसे मानकर चलिए कि जिस सर्कल के डायरेक्शन में आप कर्ल कीजिए फिंगर को ऐसे, ठीक है, तो कर्ल किया और ये वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में गए, तो ये देखिए एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ये थंब दिखा रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नाम A और A डैश आपने दिया हुआ है, तो ये A और A डैश इज पैरेलल टू किसके, एंगुलर मोमेंटम के। अब उसके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंपोनेंट जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, R क्रॉस P का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, और एंगल कितना, कॉस 0। तो ये कितना हो गया, R क्रॉस P का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो, और कॉस 0 1। तो जितना सेंटर के अलोंग आ रहा था R क्रॉस P, उतना ही किसके अलोंग आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो याद रखिएगा, चूंकि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ पर मेंशन किया है, तो मेंशन किया है तो आपको एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट जो कि सेंटर के अलोंग आपने पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है, उसका कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। और चूंकि ये एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आप निकाल रहे हैं, फॉर द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं किसी रिजिड बॉडी का, तो आपको एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है, सेंटर के अलोंग एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, देयरफॉर रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं इसको इनिशियली ही मुझे बताना चाहिए था, जब मैंने यहाँ पर शुरू किया था तभी बता देना चाहिए था, लेकिन वो माइंड से मिस कर गया। बट आप समझ जाइए कि पहले आपने सेंटर के अलोंग निकाला R क्रॉस P, और फिर उसको किसके अलोंग निकाला, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग निकाला, और रिजल्ट इतना ही आया, R क्रॉस P के बराबर ही आया, जिसको आपने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आपका एंगुलर मोमेंटम कितना है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ये है। मैग्नीट्यूड वाइज लिखिएगा, तो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, दोनों के लिए आप ये लिख सकते हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल के केस में ये आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एंगल बनेगा और L और ओमेगा डिफरेंट आएगा, मतलब उसका डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। इसलिए बहुत सारी बुक जो डील करती है तो वो पहले ही क्लियर कर देती है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। कौन सी रिजिड बॉडी, सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी। लेकिन मैंने ये कोशिश की आपको समझाने की कि सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस होगा, और तब जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो उसका क्या फर्क आएगा। इस लेक्चर को अब यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।